बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हर एक एमसीक्यू की 4 ऑप्शंस दी गई होंगी, तो हमने 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो आप अपनी बुक ओपन कर लें, तो साथ साथ आप मार्क करते जाएंगे कि इस एमसीक्यू की कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं जी नंबर 1 से। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट चेंज्ड कह रहा है ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक आप पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपके पास सपोज करें ग्लास मीडियम है और यहाँ से रेयर मीडियम से एक लाइट की रे आई, जब इसमें से पास करेगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट, ये इसका नॉर्मल है। तो देखें, इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे जैसे ही ग्लास वाले मीडियम एंटर होगी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, ये देखें रिफ्रैक्ट हो गई है। तो इस दौरान डियर स्टूडेंट्स क्या उसकी स्पीड में चेंज आता है? तो हम आपको बता चुके हैं कि बिल्कुल स्पीड में चेंज आता है। क्या डायरेक्शन में चेंज आया है? बिल्कुल आया है। क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है? अभी देखते हैं। उसके बाद क्या वेवलेंथ में चेंज आया है? ये आपने सोचना है। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शंस देख लें। ए में कह रहा है इट्स डायरेक्शन, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी? नॉट चेंज। बी में कह रहा है स्पीड, सी में कह रहा है फ्रीक्वेंसी और डी में कह रहा है वेवलेंथ। डियर स्टूडेंट्स, आप इक्वेशन जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v तो चेंज होगा ना, स्पीड तो चेंज होगी, तो स्पीड के चेंज होने से लैम्डा भी चेंज होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तब चेंज होती है जब सोर्स चेंज हो। तो इसका मतलब इस केस में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, v चेंज होता है, लैम्डा चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो फिर कौन सी ऑप्शन बनती है? चार्ली ऑप्शन, सी ऑप्शन बनती है। तो आप सी को सेलेक्ट कर लें। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी ये तीनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, जब एयर से ग्लास मीडियम में लाइट आती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो रिफ्रैक्ट के फिनोमिना में ये तीनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो आपकी ऑप्शन करेक्ट होगी सी। नंबर 2 वाला एमसीक्यू देखते हैं। कहता है कन्वर्जिंग मिरर विद द रेडियस, रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, क्रिएट्स अ रियल इमेज बनता है जी 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। और व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? तो डियर स्टूडेंट्स, आप फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से 1/p को कैलकुलेट कर लें। अब फोकल लेंथ नहीं दी गई, तो लेकिन यहाँ पे देखें ये क्या है? रेडियस। तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2, तो 20 डिवाइड बाई 2 तो 10 आ जाएगा। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करके आप p को कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आंसर आता है c, 15 सेंटीमीटर। इसको बैठ के खुद सॉल्व कर लें। मैंने बता दिया f इज इक्वल टू r/2, f हो जाएगा 10 और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें 1/p, तो p को कैलकुलेट करें 15 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद है जी आपके पास MCQ नंबर 3। तो 3 की स्टेटमेंट में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी बता चुके हैं आपको टॉपिक में। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा और मिरर कौन सा है? कनकेव, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। तो इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? याद रखिएगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है तो फिर इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्रोड्यूस होगा। तो ये कौन सी ऑप्शन बनती है जी? बीटा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया 14 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस क्यू दिया गया है 5.8 सेंटीमीटर, पी दिया गया है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस फिर से वही मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो यहाँ से p भी दिया गया है, q भी दिया गया है, f आपने कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका जो आंसर आएगा वो होगा 9.9 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है जी नेक्स्ट MCQ नंबर 5। कहते हैं द इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? फोकल लेंथ पे, स्पीड ऑफ लाइट पे, इमेज डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था डियर स्टूडेंट्स? n इज इक्वल टू c/v। तो ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और नीचे v क्या है? स्पीड इन मीडियम। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है। तो बीटा ऑप्शन, बी को सिलेक्ट कर लें। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस ऑन अ स्क्रीन। कनकेव लेंस की बात कर रहा है, कनकेव लेंस। और कुछ बुक्स में यहाँ पे कन्वेक्स भी है, तो कन्वेक्स आ जाए फिर क्या होगा और कनकेव आ जाए तो फिर क्या होगा? देखें यहाँ पे कनकेव है तो इसके हिसाब से डिस्टेंस याद रख लें, इमेज अपराइट भी बनेगा और वर्चुअल भी बनेगा। कनकेव लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस में रियल बनता है, कनकेव लेंस में अपराइट और वर्चुअल बनता है। ये आपको केसेस हम
टॉपिक के अंदर पढ़ा चुके हैं। अगर आपने लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के केसेस डिस्कस किए थे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें तो इमेज कैसा बनता है, वहाँ पे आपको ये हम केस करवा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बस आपने वहाँ पे चीज़ें याद रखी हुई हैं, यहाँ पे MCQ देख के आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो ये कनकेव लेंस के हिसाब से डी ऑप्शन बनती है। हाँ, अगर यहाँ पे कन्वेक्स आ जाए, अगर यहाँ पे कन्वेक्स आ जाए तो फिर आपके पास ये बनता है इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, बी ऑप्शन। ठीक है, कन्वेक्स के लिए बी बनता है, ये गौर से सुन लें। उसके बाद है जी नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं। इफ़ इट व्यूज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो ह्यूमन आई में इमेज कैसा बनता है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। सारी चीज़ें आपकी आंख में फोकस हो जाती है ना, तो बीटा ऑप्शन। इमेज फॉर्म्ड ऑन अ कैमरा, कैमरा में भी वही हाल होता है आंख वाला, तो इसमें भी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, तो अल्फा ऑप्शन ए। उसके बाद है जी नेक्स्ट MCQ, कहता है इफ़ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि इंसिडेंस एंगल जो है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, ये वाली कंडीशन बता रहा है। तो फिर क्या होगा, रिफ्रैक्ट ओनली, यानी कि रे जो है वो रिफ्रैक्ट होगी, सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी, या पार्शली रिफ्रैक्ट एंड पार्शली रिफ्लेक्ट होगी, या फिर उसके बाद डेल्टा ऑप्शन में कह रहा है डिफ्रैक्ट ओनली, जिसको डाइफ्रैक्ट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, तो ये ऐसे थी ना प्लेन और यहाँ से एक रह गई, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल जो कि यहाँ पे बनता है 90 पे, उससे बढ़ जाए तो फिर टोटली लाइट की रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। सही है, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो फिर बीटा ऑप्शन बनती है, रिफ्लेक्ट ओनली। उसके बाद लास्ट MCQ है जी, कहते हैं द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज 48.8 डिग्रीज। ठीक है, एंगल दिया गया, दिस मीन्स दैट ऑल लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस एंगल। इस एंगल से फिर लाइट की तमाम रेज का एंगल बढ़ गया है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तमाम लाइट की रेज का बढ़ गया है इस एंगल से, 48.8 क्रिटिकल एंगल से, ये क्रिटिकल एंगल दिया गया है। तो फिर दिस एंगल विल बी, क्या होगा जी, तो उस एंगल पे आपके पास एब्जॉर्प्शन होगी, टोटली रिफ्लेक्टेड होंगी, या पार्शली रिफ्लेक्ट एंड पार्शली ट्रांसमिटेड, या टोटली ट्रांसमिटेड। फिर से वही बात आ गई, तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन बी, टोटली रिफ्लेक्टेड। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 12 के MCQs। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर इनको अच्छी तरीके से समझ के मार्क कर लिया होगा, तो इनको तैयार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।